जय श्री राम। मित्रों, पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया के अंदर डिवोर्स केसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 55% इंडियन कपल्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ कभी ना कभी चीट किया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आजकल सोच समझकर शादी नहीं करते। हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक होता है शादी का डिसीजन। हम अपनी आने वाली पूरी जिंदगी किसी इंसान के साथ बिताएंगे, यह शादी से डिसाइड होता है। इसलिए शादी का डिसीजन बहुत ही सीरियसली और सोच समझ कर लेना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे उन्हें पता था कि शादी तभी टिक सकती है और एक लड़का और लड़की तभी खुश रह सकते हैं जब उन दोनों के गुण और दोष आपस में मेल खाते हों, जब वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हों। और इसे पता करने के लिए एक ही तरीका था, वो था कुंडली मिलान करना, जिसको आजकल हम कुंडली मैचिंग भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कुंडली मैचिंग की इंपॉर्टेंस को जानेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, कुंडली मैच करने का सही तरीका क्या है और इसमें क्या क्या देखना चाहिए, यह सब हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ज़्यादातर मैरिजेस इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि दोनों पार्टनर्स के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उनकी सोच समझ नापसंद में फ़र्क होता है, जिससे दोनों के बीच रेगुलर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जिन लोगों के गुण एक दूसरे से अलग होते हैं वे आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विवाह के लिए यह सच नहीं होता। मल्टीपल स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है कि सिमिलर ट्रेट्स वाले लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 2023 में नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें मिलियंस ऑफ कपल्स के बीच में 130 ट्रेट्स का एनालिसिस किया गया था और उसमें 90% ट्रेट्स दोनों पार्टनर्स के बीच में सिमिलर थे। तो इससे यह प्रूव होता है कि वही लोग साथ में खुश रह सकते हैं जिनके ट्रेट्स यानी कि गुण और स्वभाव सिमिलर होते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोग सिर्फ कुछ इमोशंस के प्रभाव में आकर बिना दूसरे के गुण स्वभाव जाने ही शादी कर लेते हैं, जिससे फिर आगे चलकर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और यहीं पर कुंडली मैचिंग की इंपॉर्टेंस सामने आती है, क्योंकि कुंडली की मदद से दो लोगों के गुण दोष स्वभाव को आपस में मैच कर सकते हैं, दोषों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली देखने से हमें बहुत सी उन परेशानियों के बारे में भी पता चल जाता है जो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने के बाद आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो उनको जानकर हम एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह कुंडली मैचिंग हमें शादी का डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अब यह जान लेते हैं कि कुंडली मैचिंग आखिर कैसे होती है। कुंडली मैचिंग एक वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एक ज्योतिषी लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली को कंपेयर करते हैं। शादी के लिए कुंडली देखते समय नवामशा चार्ट भी देखा जाता है और इसको इस विषय में काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो कुंडली मिलान के लिए जो सबसे कॉमनली यूज सिस्टम है वह है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट का बेसिकली मतलब होता है 8 एस्पेक्ट्स या 8 कैटेगरीज। तो लड़की और लड़के की कुंडली को टोटल 8 एस्पेक्ट्स पर कंपेयर किया जाता है और इन सभी एस्पेक्ट्स के कुछ गुण या पॉइंट्स होते हैं, जिसका टोटल नंबर 36 होता है। इसमें से जितने ज्यादा गुण लड़का और लड़की के मैच करते हैं उनकी शादी को ज्योतिषी के अकॉर्डिंग उतना ही अच्छा और शुभ माना जाता है। और शादी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वह है कम से कम 18 गुण। अगर किसी के 18 गुण भी नहीं मिल रहे हों तो उस शादी को शुभ नहीं माना जाता है। तो आइए एक एक करके इन 8 एस्पेक्ट्स यानी अष्टकूटों को समझने की कोशिश करते हैं और किस एस्पेक्ट में हमें कितने गुण मिलते हैं वो भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है वर्ण, जिसके टोटल 1 पॉइंट होते हैं। लेकिन ये कोई जाति या वर्ण नहीं है मित्रों। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका वर्ण अलग हो सकता है क्योंकि यह वर्ण आपकी राशि से डिसाइड होता है। जिनकी राशि कर्क यानी कि कैंसर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो और मीन यानी कि पाइसेस होती है वो ब्राह्मण वर्ण के आते हैं। यानी वो लोग जो एजुकेशन और नॉलेज की फील्ड में काफी अच्छे होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना पसंद होता है। यह लोग ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं। दूसरे क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं जिनकी राशि होती है मेष, एरीज, सिंह यानी कि लियो या धनु यानी कि सजिटेरियस। ये लोग वॉरियर किस्म के लोग होते हैं और इन्हें किसी भी रफ एंड टफ सिचुएशन से गुजरना आता है। तीसरे हैं वैश्य वर्ण के लोग जो वृष, टॉरस, कन्या यानी कि वर्गो, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लोग होते हैं। ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, किस तरह पैसे को ग्रो करना है इनका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है। चौथे शूद्र वर्ण के होते हैं जिनकी राशि होती है मिथुन यानी कि जेमिनी, तुला यानी कि लिब्रा, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। इस किस्म के लोग दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, शारीरिक मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, उससे वो समाज की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वर्ण का बेसिकली मतलब यह है कि व्यक्ति की इनर थिंकिंग कैसी है, वो एजुकेशन या रिलीजियस से जुड़ा हुआ है या वो प्रोएक्टिव या अग्रेसिव है। बेसिकली लाइफ के प्रति उसका अप्रोच किस तरह का है।
और क्या वो उसके पार्टनर के अप्रोच से मैच करता है, यह इसी से जाना जाता है। अगर लड़का और लड़की दोनों का वर्ण सेम है या लड़के का वर्ण लड़की से सुपीरियर है तो उस केस में दोनों को 1 पॉइंट मिल जाता है, और अगर वर्ण अलग है तो 0 पॉइंट मिलते हैं। तो इससे ओवरऑल अष्टकूट मिलान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, और बस ओवरऑल एक पर्सन की थिंकिंग, उसके काम करने के तरीकों को समझने के लिए ये देखा जाता है। अगला है वैश्य, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंसेस। वैश्य जिसमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ये दोनों पार्टनर्स के बीच में कितना अट्रैक्शन रहेगा और उनमें से कौन डोमिनेटिंग रहेगा ये बताता है। वैश्य के अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें है चतुष्पाद यानी कि स्मॉल एनिमल्स, मानव यानी कि ह्यूमंस, वंचर वाइल्ड एनिमल्स, जलचर वाटर एनिमल्स और कीट यानी कि इंसेक्ट्स। सभी राशियों को इन 5 कैटेगरीज में से एक असाइन की जाती है, लेकिन धनु और मकर राशि को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 कैटेगरीज असाइन की जाती हैं। चतुष्पाद में मेष वृष धनु राशि का सेकंड हाफ, मकर राशि का फर्स्ट हाफ आता है। मानव में कुंभ मिथुन कन्या तुला राशियां और धनु राशि का फर्स्ट हाफ आता है। वंचर में सिंह राशि आती है। जलचर में मीन राशि, कर्क राशि और मकर राशि का सेकंड हाफ आता है, जबकि कीट में वृश्चिक राशि आती है। तो अगर लड़का और लड़की दोनों का वैश्य सेम है तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं है लेकिन फ्रेंडली है तो उन्हें 1 या 0.5 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर वैश्य एक दूसरे के अपोजिट है तो उन्हें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर लड़की की राशि कुंभ है और लड़के की सिंह है तो यह वंचर और मानव का कॉम्बिनेशन होगा, तो यह जनरली आपस में कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगला है तारा। तारा मतलब कि वेल बीइंग, लॉन्जिविटी एंड ऑस्पिशियसनेस। तारा जिसमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, यह एस्पेक्ट ये बताता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए कितने ऑस्पिशियस हैं। दोनों लोगों की हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में भी इससे आइडिया लग जाता है। सभी 27 नक्षत्रों को 9 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जो है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्याहारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। इनमें से 3, 5 और 7 नंबर को अशुभ माना जाता है। अब तारा को कैलकुलेट करने के लिए हमें लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक काउंट करना होता है और उनके बीच में कितने नक्षत्र की दूरी है उस नंबर को निकालना होता है, और फिर उस नंबर को 9 से डिवाइड करना होता है, और अगर रिजल्ट एक ऑड नंबर आता है यानी कि 3, 5 या 7 तो उसको अशुभ माना जाता है और कुंडली मिलान में तारा को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि अगर नंबर इवन आता है यानी कि 2, 4, 6 और 8 तो उसको अच्छा माना जाता है और 3 पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ दूसरी सिचुएशंस में 1.5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगला है योनि, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी। योनि जिसमें मैक्सिमम 4 पॉइंट्स मिलते हैं, ये एस्पेक्ट एक कपल की सेक्स लाइफ और उसके बीच की इंटीमेसी के बारे में बताता है। तो योनि को नक्षत्र के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और सभी लोगों को उनके नक्षत्र के बेसिस पर 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और ये 14 कैटेगरीज कौन सी हैं, आइए अब ये जानते हैं। पहली है अश्व यानी कि हॉर्स, गज यानी कि एलिफेंट, मेष यानी कि गोट, सर्प यानी कि स्नेक, स्वान यानी कि डॉग, मर्जर यानी कि कैट, मूषक यानी कि रैट, गो मतलब काउ, महिषी मतलब बफेलो, व्याघ्र मतलब टाइगर, मृग मतलब डियर, वानर यानी कि मंकी, नकुल यानी कि मंगूस और सिंह यानी कि लॉयन। तो अगर कोई अश्विनी नक्षत्र का है वह अश्व योनि में आता है। इसी तरह पूर्व भाद्रपद में जन्म लेने वाला सिंह की योनि में आता है। तो इसी तरह आप भी अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग अपनी योनि जान सकते हैं। और अगर लड़का और लड़की की योनि सेम है तो उसको पूरे 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि अगर वो अपोजिट है, लाइक लड़के की योनि व्याघ्र यानी बाघ की है और लड़की की गो की है, तो ये एनिमी हो गए। अपोजिट योनि होने के कारण इसमें 0 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जनरली यहाँ यही एडवाइस किया जाता है कि सेम या फ्रेंडली योनि में ही शादी करनी चाहिए। अब अगले पड़ाव पे हम आए हैं, वो है ग्रह मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग। ग्रह मैत्री जिसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, यह एस्पेक्ट बताता है कि कपल के बीच में फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष में सभी 12 राशियों को कोई ना कोई ग्रह रूल करता है और इन ग्रह में आपस में अलग अलग रिलेशंस होते हैं। कोई ग्रह दूसरे ग्रह का फ्रेंड होता है, कोई न्यूट्रल होता है, जबकि कोई एनिमी भी होता है। जैसे कि जो शनि है वो बुध और शुक्र के मित्र हैं, बृहस्पति के साथ उनके संबंध न्यूट्रल हैं, जबकि वो सूर्य, चंद्र और मंगल को शत्रु मानते हैं। तो इसीलिए शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों के ग्रहों के रिलेशंस को भी देखा जाता है और अगर उनके दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं तो उन्हें पूरे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूट्रल में 3 या 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि एनिमी होने पर 0 या 0.5 या 1 पॉइंट मिलता है।
अष्टकूट मिलान में नेक्स्ट आता है गन, यानी कि टेम्परामेंट और बिहेवियर। गन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें 6 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, वो कितनी जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देता है और किस तरह से बिहेव करता है। इसको भी नक्षत्र के बेसिस पे देखा जाता है। सभी 27 नक्षत्रों को इन 3 गणों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले गण है देव, यानी कि वह लोग जो बहुत दयालु, शांत और धार्मिक होते हैं और इनकी शादी सिर्फ देवगण में या मनुष्य गण में ही होनी चाहिए। दूसरे मनुष्य गण वाले एक न्यूट्रल किस्म के लोग होते हैं, यानी उनमें देवताओं का और राक्षसों दोनों का गुण मिला जुला होता है। यह देव या राक्षस गण दोनों से शादी कर सकते हैं। तीसरी राक्षस गण वाले बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव और डोमिनेटिंग होते हैं। वो बहुत ही जल्दी कन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं और ये बस राक्षस गण या इनके जैसे ही किसी मनुष्य गण से शादी कर सकते हैं। तो आप अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग यह देख सकते हैं कि आप किस गण के व्यक्ति हैं। पॉइंट्स की अगर बात करें तो सेम गण में शादी करने पर पूरे 6 पॉइंट्स मिलते हैं, अपोजिट में करने से 0 मिलते हैं। देव मनुष्य के कॉम्बिनेशंस में 5 पॉइंट मिलते हैं, जबकि अगर कन्या मनुष्य या देव और वर राक्षस गण का है तो विवाह में सिर्फ 1 पॉइंट ही मिलेगा। अब अगले सेक्शन में हम आते हैं भकुट पे। भकुट यानी कि इमोशनल कनेक्शन और वेल्थ। भकुट जो है उसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। यह लड़के और लड़की दोनों की राशि की कंपैटिबिलिटी को मेजर करता है और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बताता है। इसके अलावा यह इसका इंडिकेशन भी देता है कि आपका पार्टनर आपको शादी के बाद किस तरह से ट्रीट करेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए लड़के और लड़की दोनों की राशि यानी कि मून साइंस को देखा जाता है और फिर उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर दोनों की राशियां सेम है, 1 1 1 7 3 11 और 4 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको अच्छा माना जाता है और उसमें 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जबकि अगर उनकी राशियों में 2 12 5 9 या 6 8 का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको अशुभ माना जाता है और उसमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें 0 पॉइंट्स मिलने का मतलब होता है भकुट दोष। भकुट दोष भी 3 तरह के होते हैं मित्रों और तीनों से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेन्स होना, संतान होने में समस्या होना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। भकुट के भी शास्त्रों में परिहार बताए गए हैं। ग्रह कन्या की राशि से वर की राशि में किस पोजीशन में है तो इसका परिहार भी कई बार हो जाता है। कैलकुलेशन में भले ही दोष दिखे लेकिन एक्चुअल में पूरे पॉइंट्स दे देने चाहिए। अब अगला अष्टकूट मिलान पे आते हैं, वह है नाड़ी यानी कि हेल्थ साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। नाड़ी जो है उसको अष्टकूट मिलान में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है क्योंकि इसको 8 पॉइंट्स मिलते हैं और कई बार नाड़ी दोष के चलते ही शादियां कैंसिल हो जाती हैं और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाड़ी 3 तरीके की होती है। पहली है आदि, दूसरी है मध्य और तीसरी है अंत्य। और यह नाड़ी डिसाइड होती है जन्म के समय आपके नक्षत्र की पोजीशन से। और क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं जिसका मतलब हर 9 नक्षत्र को एक नाड़ी असाइन की जाती है जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं। तो जब हम एक लड़के और लड़की की कुंडली देखते हैं तो उसकी नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर लड़के की नाड़ी आदि है तो लड़की की नाड़ी मध्य या अंत्य होनी चाहिए, तभी उनको नाड़ी में पूरे 8 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उनकी नाड़ी सेम है, लड़की की भी आदि है और लड़की की भी आदि है, तो उसमें 0 पॉइंट्स मिलेंगे और यह नाड़ी दोष कहलाएगा। नाड़ी दोष को एक महादोष माना गया है क्योंकि इसके मैरिज पर बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, जैसे कि दोनों पार्टनर्स का आपस में कंपैटिबल ना होना, कांस्टेंट लड़ाई झगड़े होना, करियर में लगातार फेल होना, पैसे का लॉस होना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, हेल्थ इश्यूज होना। अगर नाड़ी दोष बहुत ज़्यादा होता है तो चाइल्ड कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और शादी के कई साल बाद भी कपल्स के कोई बच्चा नहीं होता और अगर होता है तो उसकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकली और मेंटली वीक हो सकता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ज्योतिष में नाड़ी दोष को काफ़ी अशुभ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से या नाड़ी दोष निवारण की पूजा करने से यह दोष खत्म हो जाता है। देखिए मित्रों, भकुट और नाड़ी दोष इन दोनों को मिलाकर टोटल 15 पॉइंट्स हो जाते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की कुंडली मैचिंग में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये था कुंडली मैचिंग करने का तरीका, अष्टकूट मिलान। वैसे तो विवाह के लिए 10 कूट मिलान भी किया जाता है और रज्जू मिलान भी देखा जाता है। स्पेशली साउथ इंडिया में ये बहुत ही पॉपुलर है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कुंडली मैचिंग के लिए दोष साम्य और अष्टक वर्ग के अनुसार भी कुंडली मैचिंग की जाती है। इन सब के बारे में फिर हम किसी आने वाले अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे।
इन 8 एस्पेक्ट्स को मिलाकर टोटल 36 पॉइंट्स मिलते हैं। और आपकी शादी अच्छी चलेगी या नहीं, यह सिर्फ इन पॉइंट्स से ही डिसाइड नहीं होता। कई बार लोगों को 26-27 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर भी उनकी शादी फेल हो जाती है। उसके लिए बेसिक कुंडली के योग और विवाह के बाद वर वधू की आने वाली दिशाएं भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुंडली के ज़रिए उनके गुण स्वभाव को देखें और शादी के बाद आपको किस तरह ट्रीट किया जाएगा वो जानने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो कम पॉइंट्स यानी कि 15-20 पॉइंट्स मिलने पर भी शादी की जा सकती है। मित्रों देखिए, शादी हमेशा उसी से करनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें यह भी देख लेना चाहिए कि वो पर्सन हमारे लिए कंपैटिबल भी है या नहीं, और इसी में कुंडली मैचिंग हमारी हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।